नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के बजट सत्र में 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार का पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया। यह यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। बजट पेश करने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने आवास पर पूजा पाठ किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर बजट को हरी झंडी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है। जी हां, सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया और इस बजट के माध्यम से सरकार चुनाव के दौरान जनता के बीच रखे गए लोक कल्याण संकल्प पत्र में शामिल अधिकांश योजनाओं और वादों को पूरा करने की कोशिश करती भी नजर आ रही है। फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं पर। और जहां एक तरफ सरकार बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं प्रदेश की आकांक्षाओं का बजट भी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस बजट को निराशाजनक बताकर सरकार पर सवालिया निशान लगा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। आइए चर्चा के पहले कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक परिचय आपका करवा देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिलीप यशवर्धन जी, सामाजिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी। और साथ ही जुड़ रहे हैं पीडी तिवारी जी, सपा से। सर, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, पीडी तिवारी जुड़ेंगे हमारे साथ। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही जुड़े हैं स्टेट हेड उत्तर प्रदेश कतील शेख जी। और शुरुआत कतील जी आपसे ही करना चाहूंगी, उसके बाद मैं तमाम मेहमानों का रुख करूंगी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे जुड़ते भी जाएंगे। जिस प्रकार से बजट पेश किया गया, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बजट पेश किया है वो आकांक्षाओं का बजट है, वो संवेदनाओं का बजट है। और सरकार इसको लेकर ये कह रही है कि जो बजट होना चाहिए, तमाम एस्पेक्ट्स, तमाम पहलुओं को देखते हुए बजट पेश किया गया है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं बजट को लेकर दिन भर रही? कतील जी। हेलो जी, कतील जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, बोलिए जी। कतील जी, जिस प्रकार से बात की जाए, आज जो बजट पेश किया गया है सरकार का सबसे बड़ा बजट, क्योंकि प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार 2 बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के बाद ये मौका दिया है कि बजट पेश किया गया, सबसे बड़ा बजट है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब बजट को लेकर आ रही हैं? देखिए, इसमें तो नो डाउट कि बजट काफी बड़ा बजट है और काफी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे मेधावी छात्रों का ध्यान दिया गया है, किसानों का ध्यान दिया गया है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने और बजट में पेश किया गया है। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का जो आगे का कदम है वो काफी एक बढ़ता हुआ कदम माना जाएगा, क्योंकि बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना शामिल की गई हो, चाहे वो छात्रों को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर हो। हर डिपार्टमेंट का ध्यान रखते हुए बजट को जो है सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें। जी जी, चलिए, हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, 37 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है, किसी पार्टी को लगातार 2 बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के बाद मौका दिया। कन्याओं की शादी के लिए 600 करोड़ का भी बजट रखा है। जी जी जी, कतील जी, बहुत कार्य कदम है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीजेपी का रुख कर लूं सर, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? श्रीवास्तव सर, क्या कहेंगे? बजट के लिए तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि बजट निराशाजनक है, विपक्ष ये दावा कर रहा है, लेकिन क्या लगता है, क्या तमाम पहलुओं को, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा तबका माना जाता है, सबसे बड़ा सूबा माना जाता है, और तमाम जनता जो कि योगी सरकार पर निगाहें लगाकर बैठी थी, किस प्रकार का बजट होगा, डबल इंजन की सरकार है, क्या उसी तरीके से चल पाएगा? क्या लग रहा है आपको बजट को देखते हुए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनके दूसरे कार्यकाल का जो प्रथम बजट जी आज वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत किया, वह उत्तर प्रदेश के सम्मानित जनता का की समृद्धि का एक पैगाम लेके आया है।
उत्तर प्रदेश के सम्यक विकास को लेकर के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो कृषि को समृद्ध करेंगी, किसानी को समृद्ध करेंगी, किसानों को खुशहाल करेंगी, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने का काम करेंगी। तो अगर आप देखें तो 6,15,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो बजट आज माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है वह उत्तर प्रदेश के सम्यक विकास को लेकर के जहां एक उसका लेखा जोखा है, वहीं जो 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र है उसके 97 बिंदुओं को पर काम करने के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं और उसके लिए 56,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है, 56,000 करोड़ से ज्यादा का जी। तो आप वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, वो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, वो स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना हो, वो शिक्षा व्यवस्था हो, सभी तरफ एक सम्यक दृष्टि से विकास को के रफ्तार को आगे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संकल्पना है उसको तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो काम इस बजट के माध्यम से जो रेखांकित किया गया है, मुझे लगता है कि ये साकार होगा और उत्तर प्रदेश के खुशहाली और समृद्धि के में एक बड़ा योगदान इस बजट का होगा। बिल्कुल, तो बजट को देखते हुए तमाम उम्मीदें जो लगाई जा रही थी, कितना खरा उतरा बजट, इसी पर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। हमारे साथ सपा नेता पीडी तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। तिवारी सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हरीश चंद्र जी जुड़े हुए, उनकी बातचीत आपने सुनी और बजट को भी आपने देखा, परखा और समझा होगा। क्या लगता है कितनी उम्मीदें जनता ने जोड़ी थी और क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरते ये बजट नजर आ रहा है? खन्ना साहब ने जो बजट पेश किया है, जो पिटारे से निकल कर आया है, कि तमाम बिंदुओं को, तमाम पहलुओं को छू पाया बजट, क्या लगता है आपको? हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, प्लीज रिपीट। जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? रिपीट, हमको आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी जी जी, मैं एक बार फिर से प्रयास करूंगी सर आपको जोड़ने के लिए, जब तक हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं। जी सर, सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 श्रीवास्तव सर। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी, बसपा की मुखिया बहन मायावती जी या कांग्रेस के जिन लोगों ने बजट को लेके निराशाजनक बताया है, मुझे ऐसा लगता है कि 2022 के चुनाव में जो जनता जनार्दन ने उनको निराशा दिया, जिस तरह से उनको पूरी तरह से दरकिनार किया, वो निराशा उनके मन मस्तिष्क में छाई हुई है। इसीलिए एक सकारात्मक बजट में उनको निराशा नजर आ रही है। मुझे उनकी टिप्पणी के पीछे जो कारण है ये नजर आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि बहुत सारे सवाल आपसे थे, लेकिन धन्यवाद इतना समय आपका जो आपने हम तक पहुंचाया। तिवारी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। जी तिवारी सर, तमाम बातचीत आपने सुनी और निराशाजनक बजट हालांकि विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि जिन उम्मीदों के साथ जनता ये सोच रही थी कि बजट आएगा, कोरोना का एक विषम काल था, उसके बाद सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, उसके बाद बजट के तमाम बिंदुओं को छूते हुए ये बजट पेश किया गया है। क्या लगता है आपको, एक अच्छा विपक्ष होने के नाते क्या क्या अच्छी चीजें आप देख पा रहे हैं और क्या खामियां नजर आ रही हैं? देखिए, मैं आपसे कहूंगा जी कि जो उत्तर प्रदेश का बजट आज योगी आदित्यनाथ जी ने पेश किया, जी, गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा, नौजवान, स्कूल, विद्यार्थी, झोपड़ी में रहने वाले लोग ये चाहते थे कि हमारी जगह उस बजट में जरूर होगी, उस बजट में हमें जगह जरूर मिलेगा। लेकिन हमें याद है कि सन 2012 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तत्कालीन माननीय अखिलेश यादव जी ने पेश किया था। उस बजट के बाद से नौजवान, किसान, गरीब, एम्बुलेंस, तमाम चीजों में निर्णय लेने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव ने किया था जी। इसलिए आज ये बजट जो 6 लाख करोड़ का पेश किए हैं, जिसमें नौजवान, किसान, कहाँ इन्होंने मेडिकल कॉलेज का बजट दिया, कहाँ इन्होंने गांव के किसानों का बजट दिया, बच्चियों की शादी के लिए क्या दिया, सगाई के लिए क्या दिया, यह बजट गांव का नौजवान इनसे ढूंढ रहा है और खोज रहा है। मैं बुद्धिजीवी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश जी बैठे हैं यहाँ,
मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की हुकूमत से कहता हूं, क्योंकि मैं देवरिया से चल के आता हूं, देवरिया से आता हूं, मुख्यमंत्री के बगल का जनपद है, सीएम साहब का मंडल है, लेकिन ये बहुत निराशा होती है, ये घोर निराशा होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंडल में भी उत्तर प्रदेश सरकार का कोई हस्ताक्षर दिखाई नहीं देता। सड़कें वही टूटी हुई हैं, सड़कें वही 5 साल में इन्हीं की सरकार थी। हमारे नेता अखिलेश यादव ने हाउस में मैडम कहा था, हाउस में कहा था कि ये सरकार कोई नई सरकार नहीं है, ये रिपीट सरकार है, ये सरकार वही है जो रिपीट हुई है, कल सबसे माननीय जी ने कहा था। और जब ये सरकार रिपीट हुई है तो 5 साल में देवरिया में कोई परिवर्तन इस सरकार ने अभी तक नहीं किया है। हालांकि ये सरकार नई दुल्हन की तरह होती है, दुल्हन में गांव में जब लोगों की शादी होती है तो उसके कुछ साल बाद गौना होता है। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार का ये गौना है, दुल्हन वही पुरानी है जो बाद में गौने के बाद आई है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आपको लगता है कि जो होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, वही चीजें हैं और तमाम जिन मुद्दों पर सरकार की नजर होनी चाहिए वो नहीं। जी जी मैडम मैं लखनऊ में निकलता हूं तो हमको वही लोहिया हॉस्पिटल दिखाई देता है, वही लोहिया पीजीआई दिखाई देता है, वही संजय गांधी पीजीआई दिखाई देता है, वही मेडिकल कॉलेज दिखाई देता है। हम कौन सा बताएं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे मंडल से मुख्यमंत्री हैं, हमारे मंडल के सांसद रहे। सर ये तमाम चीजें सपा के कार्यकाल में भी आपको नजर आई होंगी और ये तमाम चीजें तब तक भी नहीं सुधरी थी, लेकिन अब सुधारने का प्रयास हालांकि सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, आप जान लीजिए मुलायम सिंह यादव जी जब 2003 से 7 की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने पहली बार अपने कलम से 2006 की बात है कि एमसी में वेंटिलेटर देने का काम किए थे और बजट में गांव गरीब किसान जिस दिन उत्तर प्रदेश का बजट पेश होता था गांव में खुशहाली मनती थी, गांव के नौकरी का बजट आता था, गांव में पुलिस की भर्ती का बजट आता था, शिक्षकों के लिए बजट आता था। जब इस तरह का बजट इस समय नहीं देखने को मिल रहा है और बजट ज्यादा है, आप देख लीजिए। हालांकि सर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है जो पहले के कार्यकाल में गुंडा राज था, जो माफिया राज था, दंगाइयों का राज था, उससे निजात मिली है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देखिए 300 करोड़ का बजट आया है, बच्चों के लिए जो है वो दस्तक योजना उसके लिए एक बड़ा बजट आया है, कुपोषण से निजात मिले इसके लिए बड़ा बजट आया है। तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सरकार ने अलग फोकस किया। आपकी तरफ में दोबारा भी आऊंगी, हमारे साथ और भी मेहमान है, हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक विश्लेषक है। सर एक विश्लेषक होने के नाते और समाज की दशा और दिशा को देखते हुए, उत्तर प्रदेश की तमाम परिस्थितियों को देखते हुए और पिछले कार्यकाल और इसके पहले की सरकारों को भी अगर हम मंथन करें तो क्या लगता है जितना बजट दिया गया है सरकार की तरफ से उसमें क्या कुछ कमियां रह गई? कहां आपको लगता है कि डबल इंजन सरकार जो चल रही थी सही गति से चल रही है या कुछ अड़चनें आ रही हैं? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है, यहाँ डबल इंजन की सरकार से कोई लेना देना नहीं है और जो बहुत सारी और बातें हो रही हैं जिनका भी यहाँ पर कोई प्रदर्शन नहीं है, बहुत सारी नौकरियों को लेकर के बातें कर रहा है, सभी कोई प्रदर्शन नहीं है। अब यहाँ पर आप बहस करने देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम में पेश किया है और उसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, पैसा सरकार के पास कहां से आएगा और पैसा किन मदों पर कितना खर्चा किया जाएगा। मेन फोकस हमारा इस विषय पर होना है। मैं आपको ये कहता हूँ कि बजट जब भी कोई सरकार लाती है हमेशा अच्छा लाती है, कोई भी सरकार लाती है हमेशा अच्छा लेकर के आती है, लेकिन विपक्ष के लिए हमेशा खराब होता है। लेकिन सत्ता भी अपनी बात को आंकड़ों को सिद्ध नहीं कर पाती है और विपक्ष भी अपने निजाम को आंकड़ों से सिद्ध नहीं कर पाता है। आंकड़ों में कहाँ कमियां हैं वो विपक्ष नहीं बता पाता है, इधर उधर की बातें करता है। आज जो बजट सदन में पेश किया गया है वो बजट अच्छा होगा, बहुत बड़ा बजट है, पाकिस्तान में पहली बार दोबारा बजट पेश हो रहा है। ये सारी जो पॉलिटिकल बातें हैं उन पर नहीं जाऊंगा और ये बजट 6 लाख फंक्शन करोड़ को कैसे कहा जा रहा है मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। जो ओवरऑल बजट है उस बजट में जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी कि जो पैसा सरकार के पास आना है विभिन्न मदों में उसका टोटल सरकार ने किया है 5,44,836 करोड़ रुपए और जो टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड है यानी सरकार जिन अलग अलग मदों पर ये सारा पैसा खर्चा करेगी तो टोटल प्रोजेक्शन है सरकार का 5,45,370 करोड़ रुपए। ये आंकड़े मेरे नहीं, आपको जो बजट स्टेटमेंट आज पेश किया गया सदन में मैं वहां से बता रहा हूँ। तो सरकार के पास पैसा आएगा 5,44,836 करोड़ रुपए
370 करोड़ रुपए, यानी कि सरकार ने पहले ही तुम्हें ऐसा कर दिया कि इनको 534 करोड़ का लॉस करने वाला है। जी इस बात पर किसी ने बात नहीं की, ना तो इस बात को उठाया और ना सरकार ने इस बात पर किसी ने ध्यान देने को किया। अभी 534 लाख का जो बजट जो डेफिसिट है, ये डेफिसिट को मंजूरी सरकार कहाँ से करेगी? सरकार ने इस पर कोई बात नहीं करी है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कैच एस्टिमेट में सरकार ने जो रेवेन्यू जोड़ा है अपना, उसमें पब्लिक अकाउंट में 6,000 करोड़ रुपए जोड़ दिया है। पब्लिक अकाउंट में गया पैसा वो पैसा होता है सरकार की इनकम नहीं होती है, बल्कि वो सरकार की लायबिलिटी होती है, जो आने वाले वर्षों में सरकार को वापस करनी पड़ती है। तो जो पैसा रिफंडेबल है वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपकी इनकम नहीं है, लेकिन सरकार ने उस पैसे को अपने रेवेन्यू में जोड़ करके ये दिखाया है जनता को कि हम 5,465 रुपए से 65 करोड़ के सरप्लस में है, जो सिर्फ आंकड़ों की जांच करी है, सरकार से बिल्कुल परे है। इसके अलावा अब जहां पर ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि आंकड़ों की जांच करी है, कि अगर आप 5,465 करोड़ के सरप्लस में है, जो कि गलत है, लेकिन अगर सरकार की बात मानूं कि आप इतने सरप्लस में है, तो फिर आपको कर्जा नहीं देना चाहिए। लेकिन इसी बजट स्टेटमेंट में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने कर्जे का प्रोजेक्शन किया है कि सरकार इस वित्तीय वर्ष 22-23 में कितना कर्जा कहां से लेगी, और उस कर्जे में जो बढ़ोतरी हुई है पिछले साल इस साल में, वो 9,442 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड का डिफरेंस है, उस डिफरेंस से दोगुने का बढ़ोतरी इन्होंने कर्जे दे करी है। तो इसका मतलब सरकार के पास जो पैसा आना है, सरकार भाग से करी है, तो इतना पैसा मिल जाएगा। आपको 34 करोड़ का डेफिसिट आपने एडमिट किया है, और उसके अलावा 9,442 करोड़ रुपए का लोन आपने खुद अपने पेंशन फंड के वित्त में प्रोजेक्ट किया है। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो ऊपर आंकड़े दिए गए वो कहीं से संगत नहीं है, और आपको भी आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो विपक्ष भी कहता है, किसान के केवल की सरकार है। सरकार ने इस बजट में लैंड रेवेन्यू का प्रोजेक्ट किया। लैंड रेवेन्यू पूरा हिंदी में कहते हैं, और ये वो पैसा है कि ज्यादातर किसानों के द्वारा सरकार को लगान, इस तरीके से लगान, जो पुरानी भाषा में उसको लगान कहा जाता था, वो लगान के रूप में किसान सरकार को देता है। इसमें दो बात होता है, एक रबी की परसेंटेज और खरीद की परसेंटेज। ये जो लैंड रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है, जो 20 फाइनेंशियल ईयर में मात्र 263 करोड़ रुपए था, तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा विश्लेषण सर आप कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत विस्तार से ये बजट जो है इस पर आपने चर्चा की, और मुझे लगता है कि जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन क्या लगता है, सरकार ने जो बजट पेश किया है उसको कितने अंक देना चाहिए? हालांकि अंक देना तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी इसलिए हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चुनौतियों के बीच ये बजट पेश किया गया है। क्योंकि कोरोना काल को अगर हम देखें, ये जरूर कहा जा रहा है कि सरकार दोबारा रिपीट हुई है, लेकिन समय देखिए आप, एक बहुत विषम परिस्थितियों के बीच एक बहुत बड़े सूबे को संभालने के बाद ये बजट पेश किया गया है। किसको लेकर क्या कहेंगे, उस हिसाब से ये बजट कैसा लग रहा है आपको? कोरोना काल को खत्म किए हुए समय हो गया। जी, कोरोना काल में कोई नुकसान नहीं हुआ। सरकार ने कहा है, सरकार ने कोरोना काल में किसी की जान नहीं ली है। संसद में कहा जा रहे हैं जान नहीं दी है, और कहा था कि हमारे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो सरकार में मानते चल रहे हैं कि कोरोना काल को जो एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ा है गवर्नमेंट को, तो हम कोरोना काल की बात ही क्यों करें? और अगर हम बात करते भी हैं तो भी कोरोना काल को खत्म हुए 1 साल हो चुका है। अब लाइफ नॉर्मल चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, चलिए कतिल जी आपका रुख करना चाहूंगी। जी कतिल जी आपका रुख करना चाहूंगी सर, क्या कहेंगे? तमाम जो बजट पर चर्चा हो रही है उसको लेकर विश्लेषण सर कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बजट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस तरीके से बजट को पेश नहीं किया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि उम्मीदों भरा बजट है, और जो है जनता की आकांक्षाओं से भरा बजट है, और इसको यह भी कहा जा रहा है 2022 का बजट 2024 पर नजर। क्या लगता है 2024 पर जिस तरीके से नजर रखी जा रही है वो सही लग रही है आपको, जिस तरीके के बजट को दिया गया है? देखिए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बजट पेश किया है, जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है, अभी तक तो मैं उसको इसलिए सही मानता हूं कि अभी वो आगे का कदम बढ़ाए। पूर्व में उन्होंने 5 साल जो सरकार चलाई, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का हमने भरपाई भरी है। पिछली सरकार में जिस तरीके से ये हुआ वो हुआ, उसका उन्होंने एक तरीके से एक उदाहरण देते हुए उन्होंने उस चीज को टाला। अब बात है आगे की। हम पीछे अगर जाएंगे तो पीछे जाने के बाद तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि पीछे जाना चाहिए। आगे जो बजट अभी पेश हुआ है उस पर निगाहें रखकर उस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराना क्या हुआ
वो कहाँ गए, ये कहाँ गए, इन सब चीजों पर हमको नहीं लगता कि बात करने की आवश्यकता है। जी। सरकार ने 6.10 लाख करोड़ का बजट पेश किया, उसमें सभी वर्गों को रखा है, हर एक विभाग को उसमें शामिल किया, हर तरीके से उसने पूर्व की बाती बजट बढ़ा के रखा। तो मुझे नहीं लगता कि बजट में कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा टिपिकल मामला इसमें है कि जी बजट जी कम है। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया सर, समय की कमी, अंतिम प्रतिक्रिया में पीडी तिवारी सर आपका लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे सर? जी तिवारी जी। देखिए, ये बजट में लोग अपना तर्क रख सकते हैं और साथ ही भी इस पे चर्चा करेंगे, बुद्धिजीवी भी इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये बजट जो आशा के अनुरूप जनता खोज रही थी कि ये दूसरी सरकार है, इसमें हमको नौकरी, हमको शिक्षा, हमको महंगाई से निजात, बताइए तेल का दाम क्यों नहीं कम हो रहा है, बताइए डीजल पेट्रोल के दाम तो अभी आए हैं निर्णय प्रधानमंत्री जी के, जो सरसों का तेल गांव में जो आम गरीब के झोपड़ी में यूज होता है, अभी उस पर कोई बजट नहीं, उस पर बजट में कुछ चर्चा नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी बजट अपने नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने पेश किया, खन्ना जी के बजट में झोपड़ी के लोगों को क्या राहत मिली, ये कह देना कि हमने ऐसा कर दिया है, ऐसा योजना बना दिया है, जमीन पे कितना योजना चला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि जमीनी हकीकत क्या कुछ है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बजट बहुत, जी जी सर, समय की कमी है, आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत धन्यवाद आपका। पीडी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े सपा से, और सामाजिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी, आपका सर बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया। और साथ ही हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, और कतील जी हमारे साथ जुड़े स्टेट हेड। तो कहीं ना कहीं जो बजट है उसे कहा जा रहा है बजट 2022, लेकिन नजर 2024 पर। लेकिन जिस प्रकार से बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हालांकि पहला दिन है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,15,518 करोड़ 97 लाख का ये बजट पेश किया है, जिसे उम्मीदों से भरा बजट बताया जा रहा था। और जनता को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा सरकार से लगी हुई थी, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, या फिर बेरोजगारों को लेकर कितना कुछ सरकार ने दिया है, ये तमाम विश्लेषण का विषय है और इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आती रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जनता के हिस्से में क्या कुछ आया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इस खास कार्यक्रम में सियासी हलचल में इतना ही। दीजिए इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक और खास खबर के साथ। बने रहिए VIP न्यूज के साथ।